law of demand. This law states that there is negative relationship between price and demand. When price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत जो मूल्य और मांग है उसके बीच में एक नकारात्मक या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर किसी वस्तु का प्राइस या मूल्य बढ़ाया जाएगा तो उसकी मांग या डिमांड डिक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर उसका मूल्य या प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड या मांग बढ़ जाती है। इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, जैसे सॉल्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, ये इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ वेबलन गुड्स हैं जो कि प्रेस्टीज या लग्जरी से जुड़े हुए होते हैं, जो वस्तु की आवश्यक वस्तु या सेवाओं में नहीं आते हैं, उन्हें हम वेबलन गुड्स बोलते हैं। एक और टाइप है वो है गिफन गुड्स, जैसे कि जो कि इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए जो इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा होगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। नारकोटिक्स, फैशन आर्टिकल्स, ये सारे अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डिमांड का जो सामान्य नियम है, जो कि हमने पढ़ा है कि डिमांड और जो प्राइस है उनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशन को ये अपवाद फॉलो नहीं करते हैं। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, जो मूल्य और सप्लाई है उनके बीच में एक पॉजिटिव या सकारात्मक रिलेशन होता है। मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराई जाती है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मोनोपोली इन द मार्केट, जैसे कि अगर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने वाला केवल एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति है तो उस केस में ये रूल ऑफ सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई है, वो फॉलो नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, वो भी, जैसे कि लॉकडाउन, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसे कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनकी हम सप्लाई थ्रू आउट मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें, वो वस्तुएं भी जो रूल ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है उसको फॉलो नहीं करते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस इज द पॉइंट on which both the consumer and the producer agree. It is called point of equilibrium. जब जो वस्तु को उत्पादित कर रहा है, जैसे हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, और जो वस्तु को उपभोग कर रहा है उसे हम कंज्यूमर बोल रहे हैं, उनके बीच में एक ऐसा संतुलन पैदा हो जाता है, वहां पे उस पॉइंट को हम उस पॉइंट पे जो है प्राइस डिटरमाइंड होता है, जिसमें कि जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है वो एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं कि इस वस्तु को मैं इस तय मूल्य पे बेच सकता हूँ या जो कंज्यूमर है खरीद सकता है, तो उसे हम उस पॉइंट्स को हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉइंट बोल सकते हैं। कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि किसी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मेन जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लैंड है उसके केस में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसे हम रेंट बोल सकते हैं। लेबर के केस में हम जो उन्हें सैलरी देते हैं या वेजेस बोल सकते हैं। जो पूंजी होती है उस पे हमें ब्याज देना पड़ता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस बिजनेस को चला रहे हैं वो उन्हें लाभ दिया जाता है। तो जो फैक्टर कॉस्ट हुए उसमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हुआ, और जो मार्केट प्राइस है
उस केस में फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाते हैं और जो सब्सिडी है जो है वो माइनस की जाती है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है उस केस में रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट होते हैं, और मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है और सब्सिडी को माइनस किया जाता है।